हेलो बच्चों, वेलकम बैक। पिछले क्लास में या पिछले पार्ट में हम लोग डाइपोल के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसके बाद हम लोगों ने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था जनरल पॉइंट पर। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर टॉर्क क्या लगेगा उसका फार्मूला डिराइव किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पार्ट में, बट उससे पहले एक दो बातें और मैं कहना चाहता हूँ टॉर्क के बारे में। आपको पता होगा कि हम लोगों ने टॉर्क के बारे में डिस्कस किया था, बट कुछ अच्छे सवाल पूछे जाते हैं टॉर्क से रिलेटेड। जैसे एक सवाल पूछा जाता है कि अगर किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाए, डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रखेंगे तो एफ नेट टोटल फोर्स जो है वो जीरो नहीं होगा और टॉर्क भी किसी किसी केस में जीरो हो सकता है, किसी किसी में नहीं भी हो सकता है। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, इन जनरल ये जीरो के बराबर नहीं होगा इन जनरल। अब स्पेशली अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए या 0 डिग्री हो जाए तब तो जीरो होगा। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। मतलब सवाल क्या पूछा जाता है? सवाल ये पूछा जाता है कि इस केस में आपको डाइपोल में किस तरह का मोशन दिखाई पड़ेगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखोगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखने पे उस पर नेट फोर्स जीरो होता है। नेट फोर्स जीरो होने की वजह से वो आगे नहीं जाएगा, ना पीछे जाएगा, ना ऊपर जाएगा, ना नीचे जाएगा। बट नेट टॉर्क जीरो नहीं था, इस वजह से वो रोटेट करेगा। इस केस में नेट फोर्स जीरो नहीं है तो आगे पीछे मतलब ट्रांसलेटरी मोशन में भी जा सकता है और रोटेशन तो होगा ही। मतलब इसमें आपको ट्रांसलेटरी या ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और अगर सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता तो उस कंडीशन में एफ नेट होता जीरो, बट टॉर्क एफ नेट जीरो होता, बट टॉर्क तो जीरो होता नहीं। तो इस कंडीशन में चूंकि एफ नेट जीरो है, टॉर्क जीरो नहीं है, तो इस केस में आपको दिखाई पड़ेगा सिर्फ रोटेशनल मोशन, सिर्फ रोटेशनल मोशन, ठीक है। एक और सवाल पूछा जाता है कि अगर कोई डाइपोल है, उसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने डाइपोल को रखा, तो इक्विलिब्रियम, हाँ इक्विलिब्रियम की मैं बात कर रहा हूँ। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा? मतलब कब कहेंगे कि डाइपोल इक्विलिब्रियम में है, कब कहेंगे डाइपोल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो मैं उसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे है, इसे मैं दोनों को एक ही डायरेक्शन में ऐसे रख रहा हूँ। दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में है तो अगर मैं डाइपोल को डिस्टर्ब भी करूँ, अगर मैंने डाइपोल को डिस्टर्ब किया, डाइपोल अभी जो है वो इस पोजीशन में है, तो इस पोजीशन में इस पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ, क्योंकि यहाँ होता है पॉजिटिव चार्ज, और इधर लगेगा इधर की तरफ फोर्स, यहाँ होता है नेगेटिव चार्ज। तो उसकी वजह से फिर से टॉर्क इस डाइपोल को इस पोजीशन से इस पोजीशन में लाना चाहेगा, क्योंकि इस पोजीशन में नो टॉर्क का वैल्यू कुछ है नहीं, इस पोजीशन में टॉर्क जीरो है ना। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इससे डिस्टर्ब करने पर डाइपोल फिर से इसे हासिल करने की कोशिश करता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए तो इसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो अगर इससे आप डिस्टर्ब करोगे, मतलब अगर इक्विलिब्रियम में था, इससे आप डिस्टर्ब करोगे
और छोड़ दोगे तो डाइपोल इस तरीके से, मतलब अगर ऐसे था डाइपोल, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, ऐसे डाइपोल था, इसे अगर डिस्टर्ब करके आप ऐसे छोड़ोगे, ऐसे करके फिर छोड़ दोगे, तो ये इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से ऑसिलेट करता रहेगा। अब इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है कि इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होगा। मैं बस इसके बारे में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, जब इसे आप इस तरीके से मोड़ करके, इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करके, डिविएट करके आप छोड़ देंगे तो इसमें होगा ऑसिलेशन, इसमें होगा ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन की वजह से जो ऑसिलेशन हो रहा होगा उस ऑसिलेशन का कुछ टाइम पीरियड होगा, मतलब कितनी देर में ये एक साइकिल ऑसिलेशन का पूरा कर ले रहा है उसका टाइम पीरियड। कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। देखो, चूँकि ये रीस्टोरिंग टॉर्क है, अपने पोजीशन पर वापस लाने के लिए इस पर टॉर्क लगेगा। अगर मैं इसको ऐसे करके छोड़ दूंगा तो अपने पोजीशन पर वापस लाने के लिए टॉर्क लगेगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो यहाँ पर होगा वो होगा आपका पी ई साइन थीटा, ठीक है। और रीस्टोरिंग टॉर्क जो होता है उसे आप C इंटू थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। C इंटू थीटा इस फॉर्म में होना चाहिए, ऐसा होता है। और ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क है, ये टॉर्क जिसे मैंने C इंटू थीटा यहाँ पर लिखा है, ये इस फॉर्म में होना चाहिए। किसके लिए? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए। कंडीशन है। अच्छा, ये बात अगर हो सकती है दिक्कत हो जाए तो सबसे पहले मैं इसको यहीं पर इतना ही छोड़ता हूँ। पहले आप ये देखो, ये जो आया है रीस्टोरिंग टॉर्क है, इसे ही टॉर्क लगेगा जो इसको अपनी पोजीशन पर लाना चाहेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि टॉर्क जो है वो टॉर्क इक्वल टू होता है I इंटू अल्फा, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू I इंटू अल्फा, यहाँ I क्या है? इंडिया नहीं है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो अगर I इंटू अल्फा होता है और यही इक्वल टू यहाँ पर है पी ई साइन थीटा, तो अल्फा को आप लिख सकते हैं पी ई डिवाइडेड बाई आई इंटू साइन थीटा, ठीक है। और कंडीशन होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए, जो कंडीशन है वो है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में होगा तो उसका कंडीशन होता है कि अल्फा जो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ माइनस साइन है, यहाँ भी मुझे लिखना चाहिए था माइनस साइन, क्योंकि ये रीस्टोरिंग टॉर्क है। तो मैं बस आपको वैल्यू बता रहा था। यहाँ पे रीस्टोरिंग टॉर्क की जब भी बात की जाती है तो यहाँ एक माइनस साइन लगाया जाता है, क्योंकि अपने पोजीशन पर रीस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। हमने उसको इस तरह की तरफ डेविएट किया, रीस्टोरिंग टॉर्क वापस लाने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए ऐसा लिखा जाता है। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे अल्फ़ा भी कुछ इसी तरीके का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप साइन थीटा देख रहे हो, मतलब अल्फ़ा आना चाहिए इस फॉर्म में, लेकिन अल्फ़ा आ रहा है इस फॉर्म में। तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो अगर थीटा बहुत छोटा हो, थीटा टेंस टू 0 बहुत छोटा हो, तो साइन थीटा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली थीटा होता है। मतलब बहुत छोटे एंगल से अगर इसको डिविएट करोगे तो ये वापस से इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। इसे आप नहीं लिखना है, इसे जो रेड वाला पार्ट है और ब्लू वाला पार्ट है उसी पे फोकस कीजिए आप, ठीक है। अब इस फॉर्म पे मैं तो ले आया इसे, अब मैं लिख सकता हूँ कि हमारा जो एक मिनट, हमारा जो माइनस ओमेगा स्क्वायर जो थीटा था वो है माइनस पी ई बाई आई इंटू थीटा के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से कंपेयर करके आप ओमेगा निकाल सकते हो, और ओमेगा एक बार निकल गया तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। कैसे? मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए कि जो ओमेगा होता है वो होता है 2 पाई बाई टी। तो अगर आपको ओमेगा पता चल गया जो कि है पी ई बाई आई, तो आप इससे आसानी से टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ये इस तरह का डेरिवेशन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसको आप एक बार कॉपी पे प्रैक्टिस कर लेंगे, आसानी से टाइम पीरियड निकल जाएगा आपका, ठीक है। आई थिंक मैंने यहाँ पे एक मिस किया, यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर पी ई बाई आई होना चाहिए था। मैं इसको फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ कि ये ओमेगा जो है वो यहाँ पर 2 पाई बाई टी है, ये रूट अंडर पी ई बाई आई होगा। समझ में आ रही बात? इससे आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए अब फिर से वापस चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। जैसा कि मैं आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसा है इसके बारे में ये बता रहा होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक एजम्पशन है कि ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रहा होता है, नेगेटिव चार्ज में जाकर इंटर कर रहा होता है। कभी भी बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज में इंटर करता है। ये एक हाइपोथेटिकल लाइन्स है, ऐसा सही में नहीं है कि चार्ज से कोई लाइन निकल रही है। बस इस लाइन का इस्तेमाल ये करने में किया जाता है कि ये पता करने में कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग है, कहाँ पर वीक है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कौन से चार्ज से निकलता है, पॉजिटिव चार्ज से, कहाँ पे इंड करता है, नेगेटिव चार्ज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स drawn in such a way that the tangent to which at any point gives the direction of electric field at that point। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपको दिख रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। मतलब अगर यहाँ मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव होता है इसलिए एरो इधर दिखाया, इधर एरो नहीं दिखाया मैं क्योंकि इधर तो पॉजिटिव चार्ज है ना। तो कहीं पर भी यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछेगा टेंजेंट की तरफ। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट पर टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने बताया आपको कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करूँ। पॉइंट चार्ज के लिए अगर मैं पॉइंट पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे होगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बल्ब से लाइट निकल रही है ना। अच्छा, अगर मैं नेगेटिव चार्ज के लिए बात करूँ तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, ठीक है। और एक तरफ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये बीच में सर्कल है और रेडियस के अलॉन्ग ये सारे लाइंस इंटर कर रही हैं, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज में इंटर करता है। द फील्ड लाइंस ऑफ सिंगल पॉजिटिव चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड वाइल दोज ऑफ सिंगल नेगेटिव चार्ज इज रेडियली इनवर्ड। मतलब रेडियस के अलॉन्ग, रेडियस सर्किल अगर मैं इसको मानूँ सॉरी, तो सर्किल के रेडियस के अलॉन्ग आउटवर्ड और सर्किल के रेडियस के अलॉन्ग इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है। अगर ये भी ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई दो पॉजिटिव चार्ज हैं और दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करो। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ किया, आपको पता है कि बीच में इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, कट करेंगे भी नहीं, रिपेल हो जा रहे हैं। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0। सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है ना। तो इस तरह का पैटर्न ही पूछा जाता है कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, आपको बता दूं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर की तरफ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ और बीच में 0, ठीक है। तो ये दो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड द सिस्टम ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस गिव्स a different picture and describe the mutual repulsion between them। मतलब दो पॉजिटिव चार्ज के बीच के रिपल्सन को ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रहा है कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को रिपेल कर रही है। मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही थी, रिपेल करके अलग हो गई, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के केस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है, नेगेटिव चार्ज में जा रही है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो मैं ड्रॉ किया हूँ ये एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के लिए है। ध्यान से देखने की बात है कि जितना ये पॉजिटिव प्लस क्यू है उतना ही ये नेगेटिव माइनस क्यू है। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पोलैरिटी अलग है। अगर मैं इसे 2 कूलम ले रहा हूँ तो इसे -2 कूलम ले रहा हूँ, तब आप ये बनाओगे। तो अभी देखो ये देखने में लग रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा। मतलब अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाओ या इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाओ, तो आप ये दिखा सकते हो। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये वही चीज़ है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से। मतलब अब दो नेगेटिव चार्ज अगर रहेंगे तो जैसे यहाँ भी एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल वैसा ही जैसा पॉजिटिव चार्ज जैसा। बस अंतर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे आ रही होंगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे आ रही होंगी इस जगह पे। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा।
ठीक है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, समझ में आ रही बात? ठीक है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, लाइन नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक है, बीच में। अब देखो सारे के सारे केसेस को मैंने एक जगह दिखा दिया है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पता है मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इक्वी स्पेस, मतलब लाइंस के बीच का स्पेस देखो, लाइंस के बीच का स्पेस देख करके आपको लग रहा होगा कि स्पेस जो है सेम सेम है और सभी स्ट्रेट स्ट्रेट भी है। तो अगर लाइंस के बीच का स्पेस सेम सेम हो और सभी स्ट्रेट हो तो ये पैटर्न यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएगा। क्या इसे मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है, हालांकि गैप सेम है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम होगा सभी जगह पर, लेकिन डायरेक्शन सभी जगह सेम नहीं होगा, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, अब देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरली हासिल कैसे करते हैं? एक साइड एक पॉजिटिव प्लेट ले लिया, एक साइड एक नेगेटिव प्लेट ले लिया, मतलब नेगेटिव चार्ज इस पे पॉजिटिव चार्ज है, उन दोनों के बीच अगर दोनों प्लेट को बहुत नज़दीक एक दूसरे के रखोगे तो उनके प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं किसी नेगेटिव चार्ज और एक मेटल प्लेट के वजह से ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो कैसा होगा? जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे कि जो पैटर्न है कुछ ऐसा है कि ये है नेगेटिव चार्ज। याद रखना मेटल के जो प्लेट होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती है, तो मेटल प्लेट पास में रखने से क्या होगा कि उस पर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नज़दीक वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये है नेगेटिव चार्ज, और दूर वाले सरफेस पर नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है सभी जगह 90 डिग्री एंगल। ठीक है, सभी जगह 90 डिग्री एंगल याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है 90 डिग्री एंगल बना रही है। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, ये सब मैंने अभी डिस्कस किया था, वही सारी चीज़ें हैं फिर से। अब जो है एग्जाम में पूछा जाता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़? सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से, एंड कहाँ पे होता है? नेगेटिव चार्ज से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट कहाँ से होता है? पॉजिटिव से, एंड कहाँ पे होता है? नेगेटिव से। क्लोज लूप का मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव पे गया और नेगेटिव से फिर पॉजिटिव पे आया, जबकि ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड कर जाती है, नेगेटिव से फिर पॉजिटिव पर नहीं आती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है। यही आप लिखेंगे एग्जाम में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है क्योंकि पॉजिटिव से शुरू होती है, नेगेटिव से एंड होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव फिर वापस नहीं आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसका वजह भी लिखने के लिए आता है एग्जाम में कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसकी वजह क्या है? क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ये है तो इसके इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा इधर की तरफ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करे और इसी पॉइंट से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गुजरे तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रेड वाले की वजह से होगा वो इधर की तरफ होगा। कहने का मतलब है कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे। किसी वेक्टर का एक पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन नहीं संभव है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कैन बी टू डायरेक्शंस एंड हेंस दे नेवर इंटरसेक्ट। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इफ द फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच का गैप कम है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जहाँ पे होंगी, ज़्यादा नज़दीक होंगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जहाँ पे दूर होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। इसमें अगर आप देखो तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, अगर मैं P इसको लूँ, इसको Q लूँ, तो साफ तौर पर दिख रहा है कि P जहाँ पे है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नज़दीक है और Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ी दूरी पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे P पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड
क्यू की वजह से, मतलब पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा स्ट्रांग किसके कंपैरिजन में, क्यू के कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको हेल्प करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको हेल्प करता है 2 पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को कंपेयर करने में, यहाँ ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ कम स्ट्रांग, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द चार्ज बॉडी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं चार्ज बॉडी के। बेसिकली यहाँ पर ये कंडक्टर की बात कर रहा है, कंडक्टर की बात कर रहा है, ठीक है, कि कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी। और सबसे लास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव अगर जा रहा है तो कहीं ब्रेक नहीं करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाते वक्त एकदम नेगेटिव पे जाके ही खत्म होगा, कहीं बीच में ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, एग्जाम में पूछा जाता है इसके, इन प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? देखो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अभी तक हम लोग देख रहे थे कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सारी चीज़ देख रहे थे, मतलब पॉइंट चार्ज था। लेकिन डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पॉइंट साइड होते नहीं हैं, उनका जो बॉडी होता है वो बॉडी बड़ा होता है। अगर इस पूरे बॉडी पर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज अवेलेबल है तो इसे मैं पॉइंट चार्ज बॉडी तो नहीं बोल सकता हूँ, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी बॉडी पर चार्ज फैला हुआ हो तो इसे बोला जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो a system of closely spaced charges is said to form a continuous charge distribution। 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसके लिए निकालते हैं, लाइन पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो। नेक्स्ट होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब किसी लीनियर बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो क्या बोलेंगे उसको, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी। यूनिट क्या होता है? कूलम पर मीटर, ठीक है। इसको हम लोग लेमडा को dq/dl से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर q/l से डिनोट कर सकते हैं। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मतलब चार्ज एक समान तरीके से, मान लो कि ये रॉड है, रॉड पर चार्ज एक समान तरीके से फैला हुआ है, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसको लेमडा को dq/dl या लेमडा को q/l से डिनोट कर सकते हैं। दोनों सेम होगा। कब सेम होगा? जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है तो ये दोनों सेम नहीं होंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम इस पूरे टॉपिक को, पूरे चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। इसे आप देखिए, और अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।